आज हम और आप एक ऐसी डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहां कनेक्टिविटी हमारी सांस लेने जितनी जरूरी हो गई है। हम रोज सर्च इंजन यूज करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी के पल शेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट का जो हिस्सा हम देख पाते हैं वो सिर्फ एक आइसबर्ग की ऊपरी सतह जैसा है। असल में इंटरनेट का 90% से ज़्यादा हिस्सा हमारी आम नज़रों से छुपा हुआ है। इस अंधेरी और गहरी दुनिया को हम कहते हैं द डार्क वेब। आज की ये स्पेशल डॉक्यूमेंट्री किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें इस डिजिटल सिस्टम के हर एक पहलू से वाकिफ कराने के लिए है। हम एनालाइज करेंगे कि कैसे एक सरकारी प्राइवेसी टूल अपराध का गढ़ बन गया, कैसे दुनिया भर की पुलिस डिजिटल शैडो का पीछा करती है और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका और मेरा डेटा इस अंधेरी मंडली में कितने सस्ते में बिक रहा है। चलिए इंटरनेट के सबसे गहरी डॉक्यूमेंट्री को शुरू करते हैं। डार्क वेब को समझने से पहले हमें इंटरनेट की पूरी स्ट्रक्चर को समझना होगा। हम अक्सर इंटरनेट को सिर्फ गूगल या फेसबुक समझते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए एक आइसबर्ग को, और उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे इंटरनेट 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो इसमें से सबसे पहला हिस्सा आता है द सरफेस वेब का। ये वो हिस्सा है जो हम और आप रोज यूज करते हैं। गूगल, यूट्यूब, अमेजोन, विकिपीडिया, ये सब इंडेक्स वेब है। इसका मतलब है कि सर्च इंजन इन्हें स्कैन करके अपने डेटाबेस में सेव कर चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पूरा सरफेस वेब असल इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है। अब आते हैं उस 90% हिस्से पर जो पानी के नीचे है। इसे हम डीप वेब कहते हैं। दोस्तों याद रखिए, डीप वेब इलीगल नहीं है। आपका पर्सनल जीमेल इनबॉक्स, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपकी कंपनी का प्राइवेट डेटा, ये सब डीप वेब है। इसे गूगल इंडेक्स नहीं कर सकता। यहाँ पहुँचने के लिए पासवर्ड चाहिए। सोचिए आपका प्राइवेट ईमेल गूगल सर्च पर आने लग जाए तो क्या होगा। इसीलिए डीप वेब हमारी प्राइवेसी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब बात करते हैं सबसे निचले हिस्से की, जहां रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। वो है डार्क वेब। ये डीप वेब का एक बहुत ही छोटा लेकिन सीक्रेटिव हिस्सा है। इसे ना तो आप नॉर्मल ब्राउज़र से खोल सकते हैं और ना ही गूगल पर आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ वेबसाइट का एड्रेस .com नहीं बल्कि .onion होते हैं। अब सवाल ये है कि डार्क वेब को ट्रेस करना इतना मुश्किल क्यों है। इसके पीछे है ऑनियन राउटिंग की टेक्नोलॉजी। 1990s में यूएस नेवी के साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया था ताकि उनके स्पाइस की कम्युनिकेशन को इतना सिक्योर बनाया जा सके कि कोई दुश्मन इसे ट्रेस ना कर सके। इमेजिन करिए आप एक लेटर भेज रहे हैं, लेकिन वो लेटर डायरेक्ट जाने के बजाय दुनिया भर के 3 अलग स्टेशन से होकर गुजरता है, जिसमें से जो पहला स्टेशन यानी जो पहला नोड है उसका नाम है द इंट्रीगार्ड। पहला नोड सिर्फ ये जानता है कि डेटा ए से आया है, लेकिन ये नहीं जानता कि कहाँ जाएगा। फिर आता है द मिडिल रिले। दूसरा स्टेशन सिर्फ ये जानता है कि डेटा बी से आया और डी पर भेजना है। फिर आता है तीसरा और आखिरी नोड या आखिरी स्टेशन कहने, जिसका नाम है एग्जिट नोड। ये आखिरी स्टेशन है जहां आखिरी लेयर खुलती है और डेटा वेबसाइट तक पहुंचता है। इस रास्ते में हर कंप्यूटर को सिर्फ अगला और पिछला स्टेप का पता होता है। पूरे रास्ते का मैप किसी के पास नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक मोरल डिलेमा पैदा होता है। एक टूल जो सिक्योरिटी के लिए बना था, वो क्रिमिनल्स के लिए एक सेफ हाउस कैसे बन गया। डार्क वेब को क्रिमिनल हब बनाने का क्रेडिट जाता है सिर्फ एक इंसान को, जिसका नाम है रॉस ऑल्ब्रिcht, जिन्हें लोग ड्रीट पायरेट रॉबर्ट के नाम से जानते हैं। साल 2011 में उन्होंने सिल्क रोड मार्केट प्लेस शुरू किया। यहाँ ड्रग्स, नकली डॉक्यूमेंट्स और चोरी की गई बैंक डिटेल्स ऐसे बिकती थी जैसे नॉर्मल शॉपिंग साइट हो। इस पूरे सिस्टम को ताकत दी बिटकॉइन ने। तब बिटकॉइन नया था और लोग सोचते थे कि हमेशा अनट्रेसेबल रहेंगे। लेकिन फिर सवाल उठता है कि एफबीआई ने रोज को कैसे पकड़ा। दरअसल रोज ने एक पुरानी गलती की थी। उन्होंने एक पब्लिक फोरम पर हेल्प मांगने के लिए अपनी पर्सनल जीमेल आईडी यूज की थी। मेटा डेटा कभी पूरी तरह नहीं मिटता। एफबीआई ने 2 साल तक डिजिटल फुटप्रिंट का पीछा किया और सैन फ्रांसिस्को की एक पब्लिक लाइब्रेरी में उन्होंने रॉस को धर दबोचा। रॉस के जाने के बाद सिल्क रोड गिर गया। सिल्क रोड के गिरने के बाद लोगों को लगा डार्क वेब खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में अल्फाबे और हंसा मार्केट जैसे और भी बड़े मार्केट खड़े हो गए थे। पुलिस ने यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसे ऑपरेशन बायोनेट कहा गया। एफबीआई ने पहले अल्फाबे के सर्वर को सीज किया और उसे बंद कर दिया।
जब अल्फाबे बंद हुआ और सारे क्रिमिनल भागकर हंसा मार्केट पर चले गए। लेकिन क्रिमिनल्स को ये नहीं पता था कि हंसा मार्केट को डच पुलिस ने पहले ही कब्जे में ले लिया था। पुलिस ने कई हफ्तों तक हंसा को चलाया, क्रिमिनल्स का डेटा कलेक्ट किया और फिर एक साथ दुनिया भर में अरेस्ट किया। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी और मेरी सेफ्टी की। डार्क वेब पर सिर्फ ड्रग्स नहीं बिकते, वहां आपका और मेरा डेटा एक बड़ा प्रोडक्ट है। डार्क वेब के मार्केट पर प्राइस कुछ ऐसे होते हैं। इंटरनेशनल पासपोर्ट करीब 1200 रुपए में, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स करीब 400 से 800 रुपए में, हैक्ड नेटफ्लिक्स अकाउंट सिर्फ 80 रुपए में बिक रहे हैं। ये सिर्फ एक हैकिंग नहीं है, ये एक फुल फ्लेज कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां रिव्यूज और 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी होता है। अब सवाल उठता है कि क्या डार्क वेब सिर्फ बुराई की जगह है? नहीं दोस्तों, उन देशों में जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वहां के लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी किसी वरदान से कम नहीं। जर्नलिस्ट, विसल ब्लोअर और एक्टिविस्ट अक्सर इसका सहारा लेते हैं सच्चाई को सामने लाने के लिए। एडवर्ड स्नोडेन ने इसी प्राइवेसी के दम पर खुलासा किया था। इसीलिए टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं होती। प्राइवेसी एक इंसानी अधिकार है, लेकिन उसे क्रिमिनल्स के लिए शील्ड बनाना गलत। तो दोस्तों, इंटरनेट का ये अंधेरा कोना हमेशा रहेगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्यूरियोसिटी में आकर वहां जाने की कोशिश ना करें। वहां एग्जिट नोड पर ऐसे प्रोफेशनल हैकर बैठे होते हैं जो बिना आपके जाने आपका पूरा डिजिटल एक्सेस चुरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल अभी भी बाकी है। डार्क वेब पर इतना बड़ा व्यापार बिना किसी बैंक और बिना किसी आइडेंटिटी के कैसे चल रहा है? पुलिस सर्वर्स बंद कर सकती है, लेकिन वो उस जहरीली ताकत को कैसे रोकेगी जो इस सिस्टम के रगों में दौड़ रहा है? अगली डॉक्यूमेंट्री में हम पर्दा उठाएंगे दुनिया के सबसे बड़े राज से, द राइज ऑफ बिटकॉइन। हम देखेंगे कि कैसे एक 9 पेज की व्हाइट पेपर ने पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम हिला कर रख दिया। ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी? कॉमेंट में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।